मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग रसायन विज्ञान क्लास हाई स्कूल में रसायन विज्ञान का मॉडल पेपर देखेंगे। आपको यह MM होगा, 20 नंबर का होगा। तो 20 नंबर का आज हम लोग तैयारी करते हैं। आज की जो तैयारी होगी बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी। आप हमारा वीडियो शुरू से अंत तक ज़रूर देखेंगे। आइए हम लोग पहला क्वेश्चन जो 1 नंबर का आएगा बहुविकल्पी क्वेश्चन। आपको 3 क्वेश्चन दिया जाएगा बहुविकल्पी और तीनों क्वेश्चन को आप करना अनिवार्य है। पहला अगर हम इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें, शुद्ध जल का पीएच क्या होता है। शुद्ध जल का पीएच क्या होता है इसको देखेंगे। आप जानते हैं शुद्ध जल जो होता है उदासीन होता है, और जो उदासीन होता है उदासीन का जो पीएच वैल्यू होता है 7 होता है। जो भी उदासीन विलयन होगा, उदासीन विलयन का पीएच कितना होगा, 7 होगा। ये ध्यान दीजिएगा, पीएच होगा 7। तो अगर हम 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा, 7 से कम होगा तो क्या होगा, अम्लीय होगा, और 7 से अधिक होगा तो क्षारीय होगा, और पीएच मान 7 होगा तो उदासीन होगा। तो आप बताइए इसमें क्या शुद्ध जल का पीएच मान 0 होगा, नहीं होगा। क्या 1 होगा, नहीं होगा। क्या 14 होगा, नहीं होगा। क्या आंसर होगा, 7 होगा। यानी कि शुद्ध जल का जो पीएच मान होगा वो क्या होगा, 7 होगा। चलिए एक क्वेश्चन हो गया, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होगा, 7 होगा। आइए हम दूसरे क्वेश्चन में ख में देखते हैं। 1 बिलियन में हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण 1 × 10⁻12 मोल पर लीटर है। इस बिलियन का पीएच मान क्या होगा। आप फार्मूला जानते हो, पीएच इक्वल टू क्या होता है, -log 10 H प्लस आयन, यही होता है। क्या होता है, H प्लस आयन -log 10, और H प्लस आयन का मान है 10⁻12। कितना है, 10⁻12। और ये माइनस जो है क्या, ये जो लॉग का लघुगुणक का नियम क्या होता है, जो स्क्वायर होता है वो लॉग के पहले चला जाता है। यानी कि ये -12 हो जाएगा और log 10 हो जाएगा। log 10 का मान 1 होता है, माइनस से माइनस गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 12 हो जाएगा। और log 10 का मान 1 होता है कि इसका आंसर कितना हो जाएगा, 12। तो यानी कि इसका मतलब कि इस बिलियन में पीएच मान क्या होगा, 12। एकदम क्लियर है, 12। H -4 नहीं होगा, -12 नहीं होगा, 4 नहीं होगा। कि इस ख का आंसर क्या होगा, 12। 1 बिलियन में हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण 1 × 10⁻12 है मोल पर लीटर। तो इस बिलियन का पीएच मान क्या होगा, 12। आपको क्लियर हो रहा है दूसरा क्वेश्चन कि पीएच मान क्या होगा, 12। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन चलते हैं। पीतल क्या है। क्वेश्चन है पीतल क्या है। अब पीतल के बारे में बता दें आपको। पीतल जो है, पीतल में कापर पाया जाता है 70% और जिंक पाया जाता है 30%। आपको पता होना चाहिए। क्या कापर में 70% कापर पाया जाता है, पीतल में 70% कापर पाया जाता है और जिंक 30% पाया जाता है। और आपको पता है कि 2 से अधिक धातुएं आपस में मिलकर मिश्र धातुएं के निर्माण करते हैं। मिश्र धातु का परिभाषा क्या होता है, 2 से अधिक तत्व आपस में मिलकर क्या मिलाते हैं, मिश्र धातु बनाते हैं। तो इसमें पीतल क्या है, इसमें कापर 70 है, जिंक 30 है। तो क्या है, उपधातु होगा, नहीं होगा। मिश्र धातु एकदम क्लियर है, मिश्र धातु होगा। यानी कि यौगिक तो होगा नहीं, विषमांगी मिश्रण होगा नहीं, ये क्या होगा, मिश्र धातु होगा। यानी कि 3 क्वेश्चन देख लिए कि शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, और अगर किसी में H प्लस आयन का मान 1 × 10⁻12 है तो उसका पीएच मान 12 होगा। और पीतल में कापर 70%, जिंक 30% पाया जाता है, तो ये मिश्र धातु होगी। अगला क्वेश्चन 2 नंबर का है। 2 का क देखेंगे। रासायनिक अभिक्रिया किन किन बातों पर निर्भर करता है। रासायनिक अभिक्रिया किन किन बातों पर निर्भर करता है, इसको देखेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया प्रायः बाह्य कारकों, देखिए रासायनिक अभिक्रिया प्रायः बाह्य कारकों जैसे ताप, दाब आदि के द्वारा प्रभावित होता है। अतः ये इन बातों पर निर्भर करता है। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया क्वेश्चन आ जाए किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो इसका मुख्य आंसर क्या होगा कि रासायनिक अभिक्रिया ताप, दाब आदि के द्वारा प्रभावित होता है और इसी पे ही निर्भर करता है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा कि रासायनिक अभिक्रिया किन किन बातों पे निर्भर करता है। तो सीधे जान लीजिए कि रासायनिक अभिक्रिया ताप, दाब, सांद्रता पर निर्भर करता है और इसी पे भी प्रभावित करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग ख देखेंगे। ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन होगा। 2 का ख, हाइड्रोजन आयन की सांद्रण H+ से क्या तात्पर्य है। हाइड्रोजन आयन सांद्रण H+ से क्या तात्पर्य है। और ये आगे क्वेश्चन जोड़ दिया कि उदासीन विलयन में हाइड्रोजन आयन
की सांद्रण कितना होता है। अब यह उदासीन विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रण है। यहाँ उदासीन विलयन की पीएच मान 7 होता है। पीएच मान क्या होता है? 7 है। तो ये हम जानते हैं उदासीन विलयन जहाँ भी आए तो समझना उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। आइए हम लोग देखते हैं कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रण H+ से क्या तात्पर्य है। हाइड्रोजन आयनों की ग्राम अणु प्रति लीटर में मात्रा उस विलयन की हाइड्रोजन आयन सांद्रण कहलाती है। हाइड्रोजन आयन की ग्राम अणु प्रति लीटर में मात्रा उस विलयन की क्या कहलाती है? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कहलाती है। हाइड्रोजन आयनों की ग्राम अणु प्रति लीटर में मात्रा उस विलयन की हाइड्रोजन आयन की सांद्रण कहलाती है। और आपको बता दें उदासीन विलयन का जो पीएच मान होता है क्या होता है? 7। और हाइड्रोजन आयन बराबर होता है 10⁻⁻ पीएच। वही काम करेंगे 10 से -7 लगा देंगे, चूँकि पीएच का मान 7 है तो 10 से -7 और ये गुणे 10 से -7 मोल पर लीटर आएगा। यानी कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रण अगर पूछा जाए H+ से आपकी क्या तात्पर्य है, तो हाइड्रोजन आयन की ग्राम अणु प्रति लीटर में मात्रा उस विलयन की हाइड्रोजन आयन की सांद्रण कहलाती है। और उदासीन विलयन में पीएच का मान 7 होता है और H+ बराबर 10 - पीएच, तो 10 से -7 1 × 10 से -7 मोल पर लीटर इसका आंसर आएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट लें और ताकि हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि 2 का क ख हो गया है, 2 का ग 2 नंबर का है। मिश्र धातु क्या है? कॉपर की एक महत्वपूर्ण मिश्र धातु का नाम और संगठन उपयोग बताइए। मिश्र धातु क्या है? कॉपर की एक महत्वपूर्ण मिश्र धातु का नाम संगठन उपयोग बताइए। तो इसमें आंसर क्या होगा? मिश्र धातु 2 या 2 से अधिक धातुओं को गलित अवस्था में मिश्रित करने पर निर्मित समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। यानी कि 2 या 2 से अधिक धातु को आप क्या कीजिए? गलित अवस्था में मिला दीजिए एक निश्चित अनुपात में, और जो मिलेगा, जो समांगी मिश्रण मिलेगा उसी समांगी मिश्रण को क्या बोलते हैं? मिश्र धातु कहते हैं। यानी कि 2 या 2 से अधिक धातु को गलित अवस्था में, यानी कि वैसे नहीं, गलित अवस्था में आपस में मिला दें और समांगी मिश्रण जो प्राप्त होगा उसी समांगी मिश्रण को हम लोग बोलते हैं मिश्र धातु। एक मिश्र धातु का अच्छा सा एग्जाम्पल है गन मेटल। देखिएगा गन मेटल में कॉपर पाया जाता है 88% और टीन पाया जाता है 10% और जिंक 2%। यानी कि अगर हम गन मेटल की बात करें तो कॉपर 88% पाया जाता है और जो टीन होता है, SN होता है 10% पाया जाता है और जिंक क्या पाया जाता है? 2%। यानी कि अगर गन मेटल की बात करें कॉपर 88%, टीन 10%, जिंक 2% पाया जाता है। और ये जो है कि इसका जो उपयोग होता है गन मेटल का, बंदूक बनाया जाता है, हथियार बनाया जाता है, मशीन के पुर्जे बनाने में इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन है 3 का क। धातु के 4 सामान्य गुणों का उल्लेख कीजिए। धातु के 4 सामान्य गुण आप छोटे क्लास में ही पढ़ते आ रहे हैं कि धातु का क्या क्या गुण है। पहला क्या है? धातु चमकदार होता है, ये जान लीजिए। धातु क्या होता है? चमकदार होता है, यानी कि चमकता है, ठीक है। और दूसरा अगर बात करें तो आघातवर्धनीय होता है और एकदम समानतः क्या होते हैं? कठोर होते हैं, उनमें तन्यता गुण पाई जाती है। एकदम छोटे क्लास वाला लिखिएगा। शुद्ध रूप से धातु की सतह क्या होती है? चमकदार होती है। धातुएं आघातवर्धनीय होती हैं, धातुएं समानतः कठोर होती हैं, धातुओं में तन्यता गुण पाया जाता है। यानी कि अगर 4 गुण देखें तो धातु सतह चमकदार होता है, आघातवर्धनीय होता है, कठोर होता है और तन्यता गुण पाया जाता है। इतना लिखेंगे आपको 1 नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि CH3 CH2 CH2 Cl का IPSC नाम लिखिए। क्या लिखिए? CH3, देखिएगा CH3 CH2 CH2 Cl। अब हम लोग अगर देखा जाए CH3 CH2 CH2 Cl का नामकरण करने के लिए तो आपको बताया गया था जिधर कोई ग्रुप हो, फंक्शनल ग्रुप हो, उधर से हम लोग नंबरिंग करते हैं, इधर से नंबरिंग करते हैं 1 2 3। कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, तो इसका नाम हो जाएगा कि 1 क्लोरोप्रोपेन। यानी कि 1 कार्बन को देखिएगा, 1 कार्बन को मेथ बोलते हैं, 2 कार्बन को एथ बोलते हैं और 3 कार्बन को प्रोप बोलते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 क्लोरो, क्या नाम होगा? 1 क्लोरो
प्रोपेन, इसका नाम क्या हो जाएगा 1 क्लोरोप्रोपेन। 3 कार्बन है तो 3 कार्बन को प्रोपेन बोलेंगे। अब पहले पोजीशन पे क्या है क्लोरो जुटा है, इसका नाम क्या हो जाएगा 1 क्लोरोप्रोपेन। इसका आप क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। हम लोग आगे अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ओके, मैं ये समझ रहा हूँ कि आप स्क्रीनशॉट इसका ले लिए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है 3 का ग, विकर्ण संबंध पर टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन क्या है, विकर्ण संबंध पर टिप्पणी लिखिए। ये 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। देखिएगा, द्वितीय आवर्त के कुछ तत्व होते हैं, तृतीय आवर्त के में अपने से विकर्णता अभिमुख तत्वों के साथ कुछ संबंध रखते हैं। जैसे मान के चलिए सेकेंड आवर्त में लिथियम, बेरिलियम, बोरान और कार्बन है, और थर्ड आवर्त में सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम या सिलिकॉन है। तो क्या करते हैं, अपने विकर्णता आप देखिए, लिथियम के साथ लिथियम तत्वों का गुण समानता मैग्नीशियम के साथ रखता है। लिथियम मैग्नीशियम के साथ गुणों की समानता रखता है। बेरिलियम क्या रखता है, एल्युमिनियम के साथ। बोरान किसके साथ रखता है, सिलिकॉन के साथ रखता है। तो ये द्वितीय आवर्त का और तृतीय आवर्त के कुछ तत्व होते हैं, आपस में कौन सा संबंध रखते हैं, विकर्णता अभिमुख तत्वों के साथ संबंध रखते हैं, और उस संबंध को बोलते हैं विकर्ण संबंध। यानी कि लिथियम का मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम का एल्युमिनियम के साथ, बोरान का सिलिकॉन के साथ। यानी कि अगर आंसर देखें विकर्ण संबंध पे, तो द्वितीय आवर्त के कुछ तत्व होते हैं, तृतीय आवर्त में अपने से विकर्णता अभिमुख तत्वों के साथ विकर्ण संबंध रखते हैं। इस संबंध को बोलते हैं हम लोग क्या, विकर्ण संबंध बोलते हैं। जैसे लिथियम मैग्नीशियम के साथ संबंध रखता है विकर्णता, बेरिलियम, एल्युमिनियम, बोरान, सिलिकॉन। यानी कि लिथियम के गुणों की समानता मैग्नीशियम से जरूर मिलता है। यानी कि सेकेंड तत्व के विकर्णता अभिमुख मैग्नीशियम है, बेरिलियम का, एल्युमिनियम है, बोरान का, ये आपस में क्या करते हैं, गुणों में समानता रखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन अथवा करके, तीसरे में क्वेश्चन में अथवा आएगा। अथवा आपको क्या अथवा ये करना है क्वेश्चन, नहीं तो तीसरा पहले जो क ख ग है उसको करना है। तो अथवा क्वेश्चन को देखते हैं। अथवा क्वेश्चन में क्या है, मेंडलीव की आधुनिक आवर्त नियम को परिभाषित कीजिए। मेंडलीव की आधुनिक आवर्त के नियम को क्या कीजिए, परिभाषित कीजिए। इस क्वेश्चन को करना है आपको कि मेंडलीव की आवर्त सारणी को, ये 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो आप जानते हैं मेंडलीव की जो मेंडलीव की पुराना जो नियम था वो क्या था कि जो तत्व होते हैं आवर्त सारणी में कैसे रखा गया, उसके प्रमाण भार के आवर्ती फलन रखा गया। लेकिन आधुनिक जो मेंडलीव का आवर्त सारणी है उसमें कहा गया कि तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके प्रमाण क्रमांक के आवर्ती फलन होता है। जब आधुनिक की बात करें तो आप सीधे कहिएगा कि तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके प्रमाण क्रमांक के आवर्ती फलन होता है। तो आधुनिक आवर्त नियम क्या है, तत्वों के भौतिक रासायनिक गुण उनके प्रमाण क्रमांक के आवर्ती फलन होता है। मेंडलीव की आधुनिक आवर्त नियम क्या है, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके प्रमाण क्रमांक के आवर्ती फलन होता है। तो ये आपको 2 नंबर का क्वेश्चन मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न पर टिप्पणी कीजिए। निम्न पर टिप्पणी कीजिए, पहला प्रारूपिक तत्व और दूसरा न्यूलैंड का अष्टक नियम। तो आप देखिएगा प्रारूपिक तत्व और न्यूलैंड का अष्टक नियम पर, इस पर आपको क्या करना है, इसमें जो है कि आपको वर्णन करना है। 1-1 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ये 2 नंबर का भी क्वेश्चन रहेगा। 6 नंबर का क्वेश्चन तीसरा था, तो ये भी आपका मिलेगा। नहीं, 4 नंबर का क्वेश्चन तीसरा था, तो ये भी 4 नंबर का रहेगा। ये भी 1-1 नंबर का क्वेश्चन आएगा। यानी कि जो टिप्पणी कीजिए वो 1 नंबर का, ये अष्टक नंबर भी 1 नंबर का आएगा। तो आइए हम लोग प्रारूपिक तत्व के बारे में जान जाएं। थर्ड आवर्त के कुछ तत्व होते हैं जो प्रारूपिक तत्व कहलाते हैं। थर्ड आवर्त के जो तत्व होते हैं क्या कहलाते हैं, प्रारूपिक तत्व कहलाते हैं। अब ये देखिए, थर्ड आवर्त सोडियम क्या करता है, सोडियम एक प्रारूपिक तत्व है। सोडियम क्या है, प्रारूपिक तत्व है। तो प्रारूपिक तत्व किसे कहते हैं, थर्ड आवर्त के तत्व प्रारूपिक तत्व कहलाते हैं, क्योंकि ये अपने वर्गों के मुख्य लक्षणों को प्रदर्शित करते हैं। अपने वर्गों के क्या करते हैं, मुख्य मुख्य लक्षणों को प्रदर्शित करते हैं। जैसे अच्छा इसका एग्जाम्पल है सोडियम। सोडियम क्या कहलाता है, प्रारूपिक तत्व है। सोडियम क्या है, प्रारूपिक तत्व है। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं अगला जो दूसरा टिप्पणी है, न्यूलैंड का अष्टक नियम पे बात करते हैं कि यदि तत्वों के उनके प्रमाण भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए
न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या है? यदि तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो प्रत्येक 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के गुणों से समानता प्रदर्शित करते हैं। यानी कि न्यूलैंड का अष्टम क्या नियम था? सारे गामा पाधा निशा स्वर संगीत परमाणु भार को बढ़ते हुए क्रम में रखा गया था और देखा गया कि हर एक तत्व पहला तत्व 8वें तत्व के गुणों की समानता रखता है। ये न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया था। क्या दिया था? यदि तत्वों के उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो प्रत्येक 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के गुणों से समानता प्रदर्शित करते हैं। जिस प्रकार संगीत में 8वें स्वर की ध्वनि प्रथम स्वर के समान होती है। जैसे मान लीजिए यहाँ सारे गामा पाधा निशा लिख दिया गया, सारे गामा पाधा निशा, और सारे के गामे लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। यहाँ देखिएगा, सा के सामने लिथियम, रे के सामने बेरिलियम, गा के सामने बोरान, मा के सामने कार्बन, पा नाइट्रोजन, धा ऑक्सीजन, नी फ्लोरीन। और ठीक 8वां तत्व 1 2, देखिए ये आपका तत्व क्या है? पहला तत्व, दूसरा तत्व, तीसरा तत्व, चौथा तत्व, 5वां और 6वां और 7वां, हर एक 8वां तत्व। अब देखिए 7 के बाद फिर 8 हो गया, लेकिन लिथियम और सोडियम, लिथियम और सोडियम, यानी कि 7वें तत्व का फिर 8वां तत्व कौन हो गया? सोडियम। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम के गुण क्या होते हैं? आपस में समानता रखते हैं और इसी को कहते हैं न्यूलैंड का अष्टक नियम। यानी कि सारे गामा पाधा निशा पे क्या किया? परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में तत्वों को रख दिया और रखने के बाद पता किया कि हर एक तत्व के 8वां तत्व के गुण समानता प्रदर्शित करते हैं। यानी कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम के गुण क्या करते हैं? न्यूलैंड के अष्टक के नियम के अनुसार क्या करते हैं? इनके गुणों में आपस में समानता होती है। चलिए अगला क्वेश्चन चौथा का क देखते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। संतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसके दोनों ओर प्रत्येक तत्व के कुल परमाणुओं की संख्या समान होती है। संतुलित रासायनिक यानी कि आप जानते हैं कि अगर हम कोई रिएक्शन लिखे A + B = C, तो ये कहता है कि जितने तत्व इधर होंगे लाइट LHS की तरफ के होंगे उतने तत्व क्या होंगे? RHS की तरफ होंगे। यानी कि राइट हैंड की तरफ, यानी कि LHS = RHS, LHS = RHS तत्वों की संख्या समान हो तो क्या कहलाता है? संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? संतुलित रासायनिक समीकरण। इसको स्क्रीनशॉट लेंगे, आप स्क्रीनशॉट लेंगे ताकि हम लोग अगला क्वेश्चन पे डिस्कस किया जा सके। अगला क्वेश्चन है कि ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है? 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है? तो इसमें आपको चौथा क्वेश्चन है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जिन अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, यानी कि जिन अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन होगा ऊष्माक्षेपी और जिसमें अवशोषण होगा उसमें ऊष्माशोषी। तो इसमें अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी में अभिक्रिया में क्या होगा? ऊष्मा का उत्सर्जन। अगर मान लीजिए चूने को गर्म पानी में डालते हैं, चूने को पानी में डालते हैं तो ऊष्मा निकलता है, यानी कि खड़ा चूना में और पानी मिलाएंगे तो क्या बनेगा? दूधिया चूना बनेगा, बुझा हुआ चूना बनेगा और उसके साथ साथ हीट निकलेगा, ऊष्मा निकलेगा। तो इस अभिक्रिया को कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। CaOH2 ट्वाइस हीट, यानी कि ऊष्मा निकल रहा है तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाएगा। ऊष्माशोषी अभिक्रिया जिन अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें क्या कहते हैं? ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जिन अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आप देखिए कार्बोनेट ले लीजिए, कैल्शियम कार्बोनेट, और उसको हीट दीजिए तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CaO + CO2 में चेंज हो जाएगा। यानी कि अगर दीवार पे आप क्या कीजिए, दीवार पे जो संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट है उसको हीट कीजिए, कैल्शियम कार्बोनेट को, और उसमें क्या होगा? हीट जो ही करेंगे तो CaO + CO2 में चेंज हो जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है? इस अभिक्रिया को स्टार्ट करने में हीट की आवश्यकता पड़ती है, ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए ये कौन सा अभिक्रिया कहलाएगा? ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाएगा। अगला इसी में 8वां क्वेश्चन करके आएगा, pH की परिभाषा दीजिए। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक लघुगुणक को pH कहते हैं। pH क्या कहते हैं? किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक लघुगुणक को pH कहते हैं। और pH बराबर क्या होता है? -log H + आयन। ये लॉग, इसको हम लोग log 1H + आयन भी कह सकते हैं कि, यानी कि अगर हम परिभाषा देखें तो किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक लघुगुणक को क्या कहते हैं? pH कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन 2 नंबर क्या आ जाएगा कि रासायनिक धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट है। यानी कि धावन सोडा का जो रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट है और इसका फार्मूला है Na2CO3 10H2।
यानी कि कांवस सोडा का सूत्र क्या होता है, रासायनिक क्या नाम होता है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, और अनुसूत्र क्या होता है Na2CO3 10H2O। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और हम लोग आज वीडियो को बस यहीं क्लोज करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखें ताकि भी एग्जाम में जो आने वाले क्वेश्चन है उसको आप रसायन विज्ञान को कंप्लीट कर सकें। थैंक यू।